गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कैसे चट्टानों का मूवमेंट यानी वो अभिसारी गति, अपसारी और समानांतर। हमने वहाँ पे ये भी पढ़ लिया था कि कैसे कोई एक चट्टान है वो पिघल जाती है और उससे मैग्मा बनता है। वो सब चीज़ हमने पढ़ ली थी और आप लोगों से एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोला गया था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी। पढ़ी है? यस सर। गुड। उसी का अगला टॉपिक जो है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है भूकंप एवं सुनामी। ऐसे ही एक टॉपिक आएगा ज्वालामुखी यानी वोल्केनो। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे भूकंप एवं सुनामी के बारे में। तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए कल की क्लास नहीं हुई। हालांकि अभी भी वही फीवर एंड कोल्ड है, प्लस आवाज़ भी आपको हल्की लगेगी, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा और कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा चीज़ों को। हमारा अभी का टॉपिक है भूकंप एवं सुनामी। देखिए, भूकंप का मतलब क्या होता है। अगर हम भूकंप का शाब्दिक अर्थ ले लें तो भूकंप बेसिकली क्या है, भू प्लस कंप। भू यानी धरती और कंप यानी कांपना। धरती के कंपन को हम क्या बोल देंगे, भूकंप बोलेंगे। अगर धरती कांप जाए तो क्या हो गया, वो भूकंप हो गया। अब ये तो कैसे कांप सकती है धरती, तो ध्यान ये रखना है कि धरती के कांपने के दो कारण हो सकते हैं। एक हो सकता है प्राकृतिक कारण, दूसरा मानव जनित कारण भी हो सकता है। मानव जनित कारण का मतलब ही क्या हो गया कि हम लोग भूकंप उत्पन्न कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हालांकि जानबूझकर तो नहीं करते हम लोग भूकंप उत्पन्न, क्योंकि भूकंप उत्पन्न करने की ऐसी कोई मंशा नहीं होती हम लोगों की कि भूकंप उत्पन्न करना है। लेकिन प्राकृतिक कारणों में तो वो हमने पढ़ लिया, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, यानी प्लेटों की गति जब होगी, उस गति के कारण जब भूकंप आ रहा होगा, तो वो तो हो गया प्राकृतिक कारण। मानव जनित कारण में क्या हो गया, जैसे कि हमने परमाणु परीक्षण किया। परमाणु परीक्षण करेंगे तब धरती कांप सकती है, ठीक है। कहीं पे हमने चट्टानों को काट दिया, कोई बड़ा चट्टान टूट गया या बना, उस तरीके से कई सारे कारण ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से भूकंप आ जाए। अब देखिए, तो प्राकृतिक कारण में तो आप समझ गए होंगे, प्लेटों का संचलन, एवं अन्य। ज्वालामुखी की वजह से भी क्या आ सकता है, भूकंप आ सकता है, ठीक है। तो प्राकृतिक कारण में हम लोगों को क्या लिख लेना है, प्लेटों का संचलन। मानव जनित कारण जब हम लिखेंगे तो मानव जनित कारणों में कौन कौन से कारण हो सकते हैं, इसमें लिखिए परमाणु परीक्षण, हाँ जी, वॉइस आ पा रही है मेरी आप लोगों तक? यस सर। ठीक है। परमाणु परीक्षण हो सकता है बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण। अगर हम बहुत बड़ा एरिया ले लें और वहाँ पे पानी भर दें तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बड़े जलाशयों का निर्माण। बड़े जलाशयों का निर्माण। हाँ, हिंदी मीडियम की क्लास है, ठीक है ना,
कुछ इंग्लिश मीडियम वाले भी हों तो सुन सकते हैं, काम आएगा आप लोगों के। बड़े जलाशयों का निर्माण, जलाशयों के कारण से भी भूकंप आ सकता है। बांधों की वजह से भी आ जाता है, बांध बनाए जाते हैं। कई बार सड़क, मालूम पड़ा सड़कों के लिए हमने टनल बनाने के लिए काट डाला, मतलब चट्टानें काट दी या फिर पहाड़ काट दिए, उस तरीके से भी कारण हो सकते हैं। तो ये हो गए आदि लगाते इसके आगे, ये कारण हो सकते हैं। ठीक है, अब भूकंप के टाइम जो गैस निकलती है वायुमंडल में वो होती है रेडॉन। तो आपको लिखनी है भूकंप के समय गैस निकलती है एक, उस गैस को बोलते हैं रेडॉन। रेडॉन गैस, अगर मान लो रेडॉन गैस का अमाउंट बढ़ जाए, है ना, वातावरण में, तो ये मान लो कि कहीं ना कहीं भूकंप आने वाला है। ठीक है, अब एक उदाहरण ले लेते हैं, मतलब एक डायग्राम ले लेते हैं। देखो कहीं पर भी ये पूरी धरती है मान लीजिए, जहां से भी भूकंप उत्पन्न होगा, ये मैं ऐसे ही नॉर्मल बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे मत सोचना कि कोड से भी नीचे से स्टार्ट हो रहा है। ये बस ये समझाने के लिए कि धरती में अगर कहीं भी भूकंप उत्पन्न हुआ तो जहां से उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं भूकंप मूल। क्या बोलेंगे? भूकंप मूल। मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ कि ये जो गोला लिया है उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो केंद्र से भी नीचे या फिर केंद्र से उत्पन्न हुआ है। ये बस बताने के लिए है कि धरती पे जहां पर भी सबसे, मतलब जो उद्गम होगा जहां से, उसे भूकंप मूल बोलते हैं। और फिर उसकी किरणें सतह की तरफ चलती हैं, मतलब उसकी जो तरंगे होंगी वो सतह की तरफ पहुंचेंगी, और सतह पर जहां पर सबसे पहले भूकंप फील होगा, है ना, भूकंप की अनुभूति होगी, उसे भूकंप का केंद्र कहते हैं। क्या बोल देंगे उसके? भूकंप केंद्र। तो एक तो हो गया मूल और एक हो गया भूकंप केंद्र। मूल को बोलते हैं फोकस, जहां से भूकंप उत्पन्न होगा उसे फोकस बोलेंगे। और जहां पर भूकंप सबसे पहले सतह पर, मतलब सतह पर भूकंप जहां सबसे पहले फील होगा उसे बोलते हैं एपिसेंटर। ऐसे समझिएगा, पृथ्वी की सतह के अंदर कितने भी, मतलब गहराई में कितने भी भूकंप आते रहे, हमें क्या ही फर्क पड़ता है। हम लोगों को उसी भूकंप से समस्या है जिसका प्रभाव पृथ्वी की सतह पर, जहां पे हम लोग रह रहे हैं, वहां पे दिखाई दे रहा है। अगर वहां पे भूकंप का प्रभाव आ रहा है तो ही हम उसे क्या मान रहे होंगे कि हमारे लिए वो नुकसानदायक है। तो भूकंप मूल से पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले जहां भूकंप की अनुभूति होती है उसे हम लोग बोलते हैं भूकंप केंद्र। क्या दोनों बात समझ में आ गई? भूकंप मूल एवं भूकंप केंद्र। अगर कहीं डाउट है तो इनकी डेफिनेशन लिख लीजिए। लिखो भूकंप मूल, भूकंप मूल, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फोकस। भूकंप मूल का मतलब क्या होगा? जहां पर भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, जहां पे उत्पन्न हुई उसे हम लोग क्या बोलेंगे? भूकंप का मूल। दूसरा है भूकंप केंद्र। भूकंप केंद्र, इसे बोलेंगे एपिसेंटर। भूकंप केंद्र यानी एपिसेंटर। इसमें लिखिए जहां भूकंपीय तरंगों का अनुभव सबसे पहले, भूकंपीय तरंगों का अनुभव सबसे पहले होता है, उसे
भूकंप केंद्र कहते हैं, उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पे आपको दो चीज समझ में आ गई होंगी, भूकंप मूल क्या है और भूकंप केंद्र क्या है। ये डायग्राम आप बना सकते हैं। क्या आप सभी लोगों को समझ में आ पा रहा है? यस सर। ठीक है, गुड। अब देखो, भूकंप मूल की गहराई के आधार पर, यानी जो भूकंप मूल है, कितनी गहराई से भूकंप उत्पन्न होता है, उस आधार पर हम भूकंपों को 3 भागों में बांटते हैं। तो इसमें लिखिए, भूकंप मूल की गहराई के आधार पर, भूकंप मूल की गहराई के आधार पर, गहराई के आधार पर, भूकंप मूल की गहराई के आधार पर भूकंपों को 3 वर्गों में मतलब बांटा जाता है। कौन कौन से रखते हैं? कम गहरे, थोड़े गहरे, ज्यादा गहरे। ठीक है, अब ये तो हो गया नॉर्मल बात बोलने की, लेकिन गहराई के आधार पर, ध्यान रखना, हम गहराई के आधार पर बांट रहे हैं इनको। तो गहराई के आधार पर पहला जो टाइप होगा उसे बोलेंगे सामान्य भूकंप। सामान्य भूकंप, सामान्य भूकंप वो है जो 0 से 50 किलोमीटर की गहराई तक, यानी जिनका मूल 0 से 50 किलोमीटर की गहराई तक होगा, तो उसे हम बोलेंगे सामान्य भूकंप। अगर भूकंप के मूल की गहराई 50 से 250 किलोमीटर, कितना? 50 से 250, तो लिख लो, अगर 50 से 250 किलोमीटर की गहराई है तो उसे हम बोलेंगे मध्यवर्ती भूकंप। और अगर गहराई 250 से ज्यादा है तो उन्हें हम बोल रहे होंगे गहरे या फिर पातालीय भूकंप। पातालीय भूकंप। ये कैसे भूकंप होंगे? इनकी गहराई 250 किलोमीटर से 700 किलोमीटर। अब क्वेश्चन ये होता है 700 किलोमीटर के बाद क्या है ना, तो मोस्टली भूकंप इतनी गहराई तक ही उत्पन्न होते हैं। फिर इसके बाद भी जो उत्पन्न होंगे उन्हें हम गहरे भूकंप ही बोलेंगे, है ना, गहरे पातालीय भूकंप। क्योंकि और तो कोई नाम दे नहीं सकते। अब गहराई हो गई, बहुत ज्यादा गहरे ऐसा तो लिखना सही नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब जब भी कभी भूकंप आते हैं तो ऊर्जा निकलती है। तो जो भूकंप आ रहे हैं, उस भूकंप में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को, जो भूकंप आ रहे हैं उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं प्रत्यास्थ ऊर्जा। प्रत्यास्थ ऊर्जा, इंग्लिश में इसका नाम है इलास्टिक एनर्जी। इलास्टिक एनर्जी। अब होगा क्या, देखो भूकंप आते हैं ना, तो आपको मालूम ही है एनर्जी तो निकलेगी निकलेगी, ऊर्जा तो निकलेगी निकलेगी, है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रत्यास्थ ऊर्जा। यहां तक कोई दिक्कत? हाँ, ये समझ में आ रहा है? यस सर। और बताएं, आप लोग घर में पढ़ रहे हैं ना? क्योंकि अगर पढ़ोगे नहीं तो मामला गड़बड़ है। है ना, पढ़ना है। मालूम पड़ा कि जिंदगी भर पढ़ते ही रह गए, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो ऐसे इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम लोग पूरा फोकस नहीं कर रहे होते हैं ना। फोकस करना है। देखिए अब आगे, तो भूकंप से जो ऊर्जा निकल रही है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ ऊर्जा या फिर इलास्टिक ऊर्जा। अब देखो, भूकंप का अध्ययन करने के लिए
अब ऐसा तो है नहीं कि भूकंप आ गया, उसकी लहरें उत्पन्न हुई तो हमने गहराई तक गड्ढा खोदा फिर उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं कि उनके अध्ययन करने के लिए हमने कुछ तरंगों का अध्ययन कर लिया जिन्हें हम बोलते हैं भूकंपीय तरंगे। और भूकंपीय तरंगे जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। तो आगे हम लोग लिख सकते हैं भूकंपीय तरंगे। अगली हेडिंग डालिए, भूकंपीय तरंगे। भूकंप के समय उत्पन्न होने वाली तरंगों को हम लोग क्या बोलेंगे? भूकंपीय तरंगे। अब ये कब उत्पन्न हो रही हैं? भूकंप के दौरान। भूकंप के दौरान कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। अब इन तीनों प्रकारों को हमें एक एक करके समझना है। तो पहली जो प्रकार है वो है प्राथमिक अथवा लंबात्मक तरंगे। लंबात्मक तरंगे इन्हें हम बोल सकते हैं प्राइमरी, और लिखते हुए चलिएगा, प्राइमरी और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब देखो, इनको शॉर्ट में पी वेव्स भी बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? पी वेव्स, प्राथमिक तरंगे। ये पहले टाइप की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कहीं भूकंप आता है तो सबसे पहले जो तरंगे उत्पन्न होती है उन्हें हम प्राथमिक तरंगे बोल सकते हैं कि ये प्राथमिक तरंगे पहले उत्पन्न होती होंगी। अब इसके बारे में कुछ लिखते हुए चलो कि इसे हम पी तरंगे बोल सकते हैं। पहली बात तो इंग्लिश में पी वेव और पी तरंगे। दूसरी बात, ये अनुदैर्घ्य होती हैं। कितने लोगों को मालूम है अनुदैर्घ्य क्या होता है? हाँ जी, अनुदैर्घ्य कितने लोग जानते हैं? हाँ, जिसको ही मालूम है बताए। हाँ, बोल के बता दें जिसको ही मालूम है अनुदैर्घ्य तरंगे। नहीं मालूम? देखो, इस तरह की तरंगे होती हैं ये, ठीक है, इन्हें अनुदैर्घ्य तरंगे बोलते हैं। बताओ, ऐसी होती हैं या फिर मैं 2 तरह की तरंगे बना रहा हूं। तो देखो, ये जो ऊपर वाला है ना वो ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे, और ये होती हैं अनुदैर्घ्य तरंगे, ठीक है। दूसरी वाली है प्रकाश तरंगे। प्रकाश तरंगे इन्हें बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। क्या बोलेंगे इनको? अनुप्रस्थ तरंगे। लिख लेना इनको, अनुप्रस्थ तरंगे। क्लियर? बात नहीं यहाँ तक? हाँ जी, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ समझ में आई आप लोगों को? सर एक बार दोबारा? ओके, देखिए, देखो आपने कभी ध्वनि को देखा होगा। ध्वनि क्या होती है? कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, यानी सिकुड़ने और फैलने के हिसाब से ध्वनि चलती है। अब देखो, सिकुड़ने और फैलने का मतलब क्या होता है? जैसे आपने फोन पे बात करो स्पीकर पर, तो आपको मालूम चलेगा कि उससे हवा आ रही होती है। ये कभी ट्राई किया आप लोगों ने? जैसे अगर मैं अभी बोल रहा हूँ और अगर आप अपने फोन पर सुन रहे हैं, उसका स्पीकर ऑन करेंगे तो जहाँ पे उसका स्पीकर का ग्रिल है वहां पर आपको हवा निकलती हुई दिखाई पड़ेगी और कंपन दिखाई पड़ेंगे। उन्हीं कंपन को बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। और जब प्रकाश गति करता है, प्रकाश चलता है, ठीक है,
तो जो प्रकाश के चलने का तरीका होता है उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है कि जिस तरफ सतह होती है उस तरफ ही गति करती है। अनुप्रस्थ का मतलब होता है सतह से लंबवत गति करना। लेकिन ये चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट है आप लोगों के समझने के लिए कि सतह के लंबवत और सतह के अनुसार क्या होता है। तो इसीलिए आप ऐसे ध्यान रखो, पी तरंगे वो तरंगे हैं जो ध्वनि की तरह कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन सिकुड़ने और फैलाव के हिसाब से चलती है, उन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे बोलते हैं। और प्रकाश तरंगे तरंगों की तरह अप एंड डाउन, जो अपन लोगों ने सिंक लाइन एंटी सिंक लाइन बनाया था वैसे, उन्हें बोलते हैं प्रकाश तरंगे, और वो होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, अभी समझ में आई बात? हाँ जी, आगे बढ़े। हाँ जी, देखिए यहाँ पे ये अनुदैर्ध्य तरंगे होते हैं। ये ध्वनि तरंगों की भांति होती हैं। कैसी होंगी ये? ध्वनि तरंगों की भांति। यही ध्वनि तरंगे होती है। तो ऊपर मैंने बना ही दिया ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं। इनकी गति तीव्र होती है, तो सर्वाधिक तीव्र गति वाली तरंगे होती है। तीव्र गति वाली तरंगे, सर्वाधिक तीव्र गति वाली तरंगे होती है। अब ये ठोस एवं तरल दोनों ही माध्यम से गुजर सकती हैं। ठोस से भी और तरल से भी दोनों माध्यम से गुजर सकती हैं, माध्यम से गुजर सकती हैं, चाहे ठोस माध्यम हो या द्रव माध्यम हो। ठीक है, इतना क्लियर? हाँ जी, यहां तक समझ में आ गई बात। ये ठोस एवं तरल से गुजर सकती है का मतलब हुआ कि ये एक छोर से, मतलब एक छोर से चलेंगी और पृथ्वी के दूसरे छोर तक पहुंच जाती है। छोर तक पहुंच जाती है क्योंकि रुकेंगी नहीं, चाहे ठोस माध्यम हो चाहे द्रव माध्यम हो। क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्या हो सकता है, या तो ठोस माध्यम हो सकता है या फिर तरल माध्यम हो सकता है। दोनों ही माध्यमों से ये गुजर सकती है। ठीक है, ये तो हो गया प्राथमिक तरंगों के बारे में। दूसरा लिखिए द्वितीयक तरंगे। द्वितीयक तरंगे, इनका और नाम है अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे। इसके अलावा इनका नाम है गौण तरंगे। गौण तरंगे। देखिए नाक बिल्कुल बंद है तो थोड़ी थोड़ी आवाज आपको आ रही होगी, बिल्कुल अजीब तरीके की। लिखने पर और बोलने का कॉम्बिनेशन ध्यान रख के आप लोग अपने नोट्स बनाइएगा। ठीक है, अनुप्रस्थ, द्वितीयक और गौण तरंगे, ये तीन नाम है इनके। इसे शॉर्ट में एस तरंगे भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एस तरंगे। क्या नाम देंगे इनका? एस तरंगे। ये ऊपर वाली हमने पढ़ी थी ध्वनि तरंगों की भांति होती है, ये तरंगे होती है प्रकाश तरंगों की भांति। प्रकाश तरंगों की भांति, जैसे प्रकाश की तरंगे होती है। ये सिर्फ और सिर्फ ठोस माध्यम से गुजरती है, सिर्फ ठोस माध्यम में ही चलेंगी। ये सिर्फ ठोस माध्यम में गति करती है। द्रव आ गया तो बंद। ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है कि भैया तरल में लुप्त हो जाएंगी, तरल में लुप्त हो जाएंगी।
अगर तरल माध्यम आ गया तो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब इसका मतलब यही हुआ कि हमने पढ़ा था धरती के कोर में, कोर के दो भाग होते हैं, एक भाग द्रवित अवस्था में होता है, एक ठोस अवस्था में होता है। तो जो द्रवित वाला भाग होगा ना, वहां से गुजरेगी नहीं, और जब ये वहां से गुजरेगी नहीं तो ये एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच नहीं पाएगी। ठीक है, तो आपको बस ध्यान रखना है कि ये एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच नहीं पाती है। दूसरी बात, पी तरंगों की तुलना में, पी तरंगों की तुलना में इनकी गति, पी तरंगों की तुलना में इनकी गति कम होती है, कम होती है। एक चीज होता है गति, एक होता है तीव्रता। तो ऐसे समझिएगा, तीव्रता का मतलब ये है कि उस तरंग के द्वारा पृथ्वी की सतह पर कितना नुकसान होगा। तो इसमें ये समझना है आपको कि पृथ्वी की सतह पर प्राथमिक तरंगों से नुकसान नहीं होता है, द्वितीयक से भी उतना नुकसान नहीं होता है। सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा वो होगा तृतीय टाइप की, यानी थर्ड टाइप की तरंगों से, जिन्हें हम बोलते हैं धरातलीय तरंगे। ठीक है, तो लिखिए अब, थर्ड टाइप की जो वेव्स है, तरंगे हैं, उसे बोलते हैं धरातलीय तरंगे। जो भी नुकसान धरती की सतह पर होता है वो सब कुछ धरातलीय तरंगों के द्वारा ही होता है, धरातलीय तरंगे। तो जितना भी लॉस आप देखेंगे कि बिल्डिंग टूट गई, घर टूट गए, वो धरातलीय तरंगों के द्वारा ही होगा। इन्हें धरातलीय तरंगे भी बोलते हैं, या फिर दीर्घ तरंगे भी बोलते हैं, दीर्घ तरंगे। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो सरफेस वेव, सरफेस और लॉन्ग पीरियड वेव्स, इनके नाम हो गए। इसको हम लोग दर्शाते हैं एल के द्वारा। ठीक है, तो इनका नाम क्या हो गया? एल तरंगे। एल उस पर्सन के नाम पे ये एल नाम दिया गया है जिसने इसको डिस्कवर किया, उसका नाम था लव। ठीक है, लव और कुश वाला लव, तो वो एल तरंगे। ठीक है, तो ये एल तरंगे पृथ्वी के सतह को अत्यधिक प्रभावित करती है, पृथ्वी की सतह पर चलती है। देख लो, पृथ्वी की सतह पर चलती है, पृथ्वी की सतह पर चलती है। अब अगर ये पृथ्वी की सतह पर चल रही है तो इनका प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये तरंगे जो होती है वो अत्यधिक प्रभावशाली होती है, प्रभावशाली होती है। प्रभावशाली का मतलब यही है कि भैया नुकसान ज्यादा करेगी। गति की बात करें तो गति कम होती है, गति धीमी होती है। अगर इनकी गति भी तेज होती है तो भैया नुकसान बहुत ज्यादा होती है, मतलब बहुत ज्यादा नुकसान होता है। गति धीमी होती है, स्पीड स्लो, लेकिन प्रभाव बहुत ज्यादा। और सबसे आखिरी में सबसे देर में पहुंचती है, ये सबसे देर में पहुंचती है पृथ्वी की सतह पर। ठीक है, और इसके द्वारा विनाशकारी प्रभाव होता है, विनाशकारी प्रभाव होता है। विनाशकारी का मतलब ये हुआ कि घर मकान टूट जाएंगे, रेलवे ब्रिज टूट जाएंगे, ये सब कुछ। अब इनके हम लोग थोड़ा डिवीजन कर देते हैं कि P और S
जो तरंगे हैं, ठीक है। तो पी और एस तो क्या चलती है, एक साथ चलती है ग्रुप में। एल तरंग अलग होती है। अगर हम पी और एस को आगे के थोड़ा विभाजित और कर देते हैं तो मैं बता दूं आपको कि पी और एस तरंगे होती है एक, फिर होती है पी जी एस जी, और एक होती है पी स्टार एस स्टार, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, पी और एस की गति सर्वाधिक, गति सर्वाधिक, ठीक है। और पी जी एस जी इसकी न्यूनतम गति होती है, न्यूनतम गति। पी स्टार एस स्टार इसका मध्यम, इन दोनों के बीच में मध्यम गति, ठीक है। एक्चुअली एक मिनट रुकिए जरा, है ना, मेरी वही जो आप जानते होंगे बोलना भारी पड़ रहा है। एक सेकंड रुकेंगे, अभी आता हूं मैं। तो चलो नोट कर लीजिए इसको। हाँ जी, देखिए होता क्या है ना, जुकाम के टाइम में नीचे देखकर लिखना वेरी डिफिकल्ट। हाँ जी, यह समझ में आ गया आपका तीनों का डिवीजन। तो अगर आप इनको अरेंज करना चाहें तो अरेंज कैसे कर लो, पी और एस ऊपर, देन पी स्टार एस स्टार, फिर कर लो पी जी एस जी। जी फॉर ग्राउंड है ना, कई बार इसका जी के लिए बोल देते हैं, तो वैसे ग्राउंड बोलते हैं, सिंबल है बस डिफाइन करने के लिए। हाँ जी, क्लियर, लिख लिया। तो नीचे से ऊपर जाने पे गति क्या होगी, बढ़ेगी। नीचे से ऊपर जाने पे गति बढ़ेगी, एरो अप कर दिया। अब होता क्या है, ये जो भूकंप वगैरह आ रहे हैं उनको मापेंगे कैसे, तो मापने के लिए या फिर ये अनुमान लगाने के लिए कि इनकी तीव्रता कितनी होगी, नुकसान कितना होगा, कुछ स्केल बनाए गए। तो भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ बोलते हैं। तो ऐसे समझिए कि भूकंप की तीव्रता को, भूकंप की तीव्रता को, तीव्रता को मापने के लिए, तीव्रता को मापने के लिए क्या बनाए गए हैं, भूकंप लेखी, भूकंप लेखी। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, सिस्मोग्राफ। क्या नाम दे देंगे हम इसको, सिस्मोग्राफ। और ये जो सिस्मोग्राफ हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं अभी तक, ये 3 प्रकार के। तो देखें, पहला टाइप, फर्स्ट, पहले वाले को हम लोग बोलते हैं रॉसी फेरल। बेसिकली जो इंसान बनाता है उसी के नाम पर इनका नाम दिया था, रॉसी फेरल स्केल। 2 इंसान हो गए, रॉसी है वो फेरल, इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया है, तो इसे बोलते हैं रॉसी फेरल स्केल। हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें कितने नंबर तक का स्केल होता है। तो जो रॉसी फेरल होता है ना, उसमें 1 से लेके 11 तक मापक अंक होते हैं, है ना। एक लेवल का, 1 यूनिट लेवल का, 2 यूनिट, 3 यूनिट, इस तरीके से कितने तक है, 11 तक है। दूसरा है मर्केली स्केल। मर्केली स्केल, मर्केली स्केल के अंदर जो संख्या होती है
वो 1 से 12 तक, यानी 12 मापक होते हैं। मर्केरी स्केल के बाद तीसरा जो आता है वो आता है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल, और आप लोग जो पेपर न्यूज़ वगैरह में सुनते होंगे वो रिक्टर स्केल के थ्रू ही दिया गया होता है आज के टाइम में। यानी अभी हम लोग जो अपना रहे हैं वो रिक्टर स्केल है, ठीक है। अब इसमें रिक्टर में जो मापक के यंत्र होते हैं 0 से लेकर 9 तक मापक होता है, यानी इतने नंबर्स पे लिखे हुए होते हैं। इसमें जो बड़ी चीज ये है कि जो अगला अंक है वो पिछले से 10 गुना अधिक होता है, ठीक है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में या फिर इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। इसका मतलब क्या है? मान लो, एग्जाम्पल ले लो कि पहले आया 3 का भूकंप और फिर आया 4 का भूकंप। तो कहने वाली बात यह है कि अगर कोई बोलता है कि 4 यूनिट का भूकंप जो आया है वो 3 से कितना गुना ज्यादा प्रभावशाली होगा, तो आपको बताना है कि जब 3 पर था तो जब 4 वाला अंक वाला भूकंप आया तो ये 3 से 10 गुना होगा, यानी 3 इंटू 10। 3 इंटू 10 बराबर क्या होगा? 4 होगा। यानी 3 पर अगर मान लो 1 गिलास गिरा था भूकंप आने पर, तो 4 का भूकंप आने पर 10 गिलास गिर जाएंगे, 10 गुना। 10 गिलास गिरने का मतलब ये हुआ कि उसकी क्षमता पहले वाले से 10 गुना अधिक होगी। आप ऐसे समझ सकते हो कि पहले भी 1 गिरा था तो अभी भी तो 1 करके 10 गिर गए होंगे। बिल्कुल बात सही है, बस समझाने के लिए बता रहे हैं कि पहले की तुलना में इसकी तीव्रता 10 गुना अधिक होगी। यानी पहले वाले में अगर ग्लास ही गिरा था तो इस बार जग वगैरह भी गिर जाएगा, जो बड़ी चीजें होती है वो भी। तो पहले से 10 गुना अधिक तीव्रता होती है अगले वाले अंक के। ये बात समझ में आ गई? अब इसमें 1-2 डेफिनेशंस हैं, तो वो लिखिए। पहला लिखिए, समभूकंपीय रेखाएं। समभूकंपीय रेखाएं। देखो, धीमे धीमे आप लोगों को ये लगेगा कि जो मटेरियल यूपीएससी की कोचिंग्स के अंदर क्लास में कराया जाता है ना, वही हम लोग लिख रहे हैं। अगर किसी ने कहीं से कोई नोट्स अरेंज किए हुए हो तो आप लोग चेक कर सकते हो हिंदी मीडियम के अंदर। इसी तरीके से शॉर्ट में ही वहां पे नोट्स लिखाए गए होते हैं, और ऐसे ही हम हर सब्जेक्ट में आपके नोट्स प्रिपेयर करवाएंगे। लेकिन मैं तब भी बता दूं आप लोगों को, जो लोग भी बोलते हैं कि नोट्स पढ़कर सफिशिएंट तैयारी हो जाती है यूपीएससी की, तो आपको मैं अभी बताता हूँ कि नहीं, नोट्स के अलावा आपको बुक्स तो पढ़नी ही पड़ेंगी। बुक्स एंड एनसीईआरटी ये मस्ट है। नोट्स से सिर्फ चीजें समझते हो आप, जो बहुत सारी चीजें होंगी, फैक्ट होगा, वो आपको बुक्स और एनसीईआरटी में मिलेगा। क्या किसी ने मैच करके देखने की कोशिश की? जो हम लिखवा रहे हैं और जो कहीं किसी कोचिंग में जो बहुत महंगी फीस के साथ जो पढ़ाया जाता है, उसमें किसी ने कुछ चेक किया था कुछ? नहीं। चलो, कोई समझ में तो आ रहा है जो बता रहे हैं आप लोगों को? यस सर। ओके, गुड। तो लिखिए आगे, समभूकंपीय रेखाएं। तो नाम से ही मालूम पड़ रहा है सम और भूकंपीय, यानी मतलब समान गति के भूकंप या तीव्रता के भूकंपों वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? आपकी समभूकंपीय रेखा कहलाएगी। तो इसमें लिखो, समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली
रेखा को क्या बोलेंगे? रेखा को समभूकंपीय रेखा बोलते हैं। समभूकंपीय रेखा, या फिर इसका एक और नाम है भूकंप समाघात रेखा। भूकंप समाघात रेखा, ठीक है। लिख लिया। अगला लिखिए दूसरी परिभाषा। एक होता है होमोसिस्मल लाइन। ये सामान्य तौर पे इंग्लिश में ही लिखा रहता है, होमोसिस्मल लाइन। देखो होमो का मतलब होता है एक समान। होमो का मीनिंग क्या होता है? एक समान। तो इसका मतलब क्या होगा? देखिए, एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा होमोसिस्मल रेखा कहलाती है। सिस्मल रेखा कहलाती है, ठीक है। अब अगला आता है भूकंपों का वितरण। तो भूकंप कहाँ मिलेंगे आपको? भूकंप प्लेटों के किनारों के सहारे मिलते हैं, भूकंप भ्रंशों के सहारे मिलते हैं। तो ये चीज मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं कि भूकंपों का वितरण कहाँ पर है। ये पूरी तरीके से आपको बस नाम जानने होंगे इनके, तो इसको आप बुक से पढ़ेंगे। मैं आपको बस हेडिंग बता देता हूँ। हेडिंग क्या है? भूकंपों का विश्व वितरण, यानी दुनिया में कहाँ कहाँ भूकंप किस किस जगह पर आते हैं। भूकंपों का विश्व वितरण। तो भूकंपों को हम लोग मोस्टली मानते हैं कि दो जगह पर आते हैं भूकंप। या तो वो कहाँ आएंगे? प्लेटों के किनारे के सहारे, यानी किनारों के सहारे। एक तो ये हो गया। दूसरा कहाँ आएंगे? जहाँ पे भ्रंश, तो भ्रंशों के सहारे। जहां भ्रंश होंगे वहां भूकंप आएंगे। अब अगर हम दुनिया में कहाँ कहाँ मिलेंगे ये भूकंप, तो हम इनको कैसे लिखेंगे? पहला, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में। प्रशांत महासागरीय, या मतलब इसी में तटीय पेटी। तटीय, या तो ये बिल्कुल प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, यानी क्षेत्र जहां पर प्रशांत महासागर के किनारे होते हैं, वहां पर। दूसरा, मध्य महासागरीय पेटी। मध्य महासागरीय पेटी, ये कहां पर होगी? मध्य महासागरीय पेटी तो अटलांटिक महासागर, ठीक है। अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, काकेकस, ठीक है ना, ईटीसी, इन जगहों पर। दोबारा बोल रहा हूँ, ये आपको है ना बुक से पढ़ना है, ठीक है। वितरण, क्योंकि वितरण सेम है ज्वालामुखियों का भी और भूकंपों का भी। फिर अगला इसमें आप स्पेशल तौर पर लिख सकते हैं मध्य अटलांटिक पेटी। मध्य अटलांटिक पेटी, मध्य
अटलांटिक पेटी। इसमें कौन कौन सी जगह आ सकती हैं, जैसे कि आइसलैंड, ठीक है, मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक, कटक यानी भाग वाला। तो ये कुछ क्षेत्र है जहाँ पे भूकंपों का वितरण आपको मिलेगा। तो मध्य महासागरीय पेटी और मध्य अटलांटिक पेटी, प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी यानी क्षेत्र, ये वो जगह है जहाँ पे आपको भूकंपों का वितरण देखने को मिलेगा। इसे आप बाकी कहाँ से पढ़ेंगे, बुक से या फिर एनसीईआरटी से। आपको जगहों के नाम रट लेने हैं बार बार पढ़ पढ़ कर, या तो मैप देखकर भी आपको चीज़ें याद हो जाएंगी कि कहाँ कहाँ पे भूकंप उत्पन्न होते हैं, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए आप लोग। अब कोई दिक्कत नहीं है तक। इसमें एक और लिख लो, अन्य क्षेत्र। इसके अलावा कुछ अन्य जगहों पर भी आपको मिल सकते हैं। कहाँ कहाँ, जैसे कि अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी, ठीक है, अरब सागर, अरब सागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर, एक्सेट्रा। ये बस 2-3 नाम आपको ध्यान होने चाहिए, और उसके बाद ईटीसी लगा दोगे तो काम चल जाएगा यूपीएससी मेंस के अंदर, ठीक है। प्रीलिम्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे कि लो ये बताओ यहाँ पे क्या भूकंप आएगा, ज्वालामुखी आएगा, ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग। समझ में आया जो भी पढ़ाया था? जी सर। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और नोट्स जरूर बना लेना साथ के साथ, ये काम आएंगे आपके अभी भी और बाद में भी। और जैसे कि अपन हिंदी मीडियम में प्रॉपरली चल ही रहे हैं, तो हिंदी मीडियम में आप अपने दोस्त वगैरह जो भी तैयारी करना चाहते हैं उनको भी जोड़ लो, और बढ़ेंगे लोग तो अच्छा लगेगा। बस ये है कि बढ़ नहीं पा रहे, पता नहीं क्यों नहीं बढ़ पा रहे, मैं कॉज नहीं समझ पा रहा। वैसे आप लोगों की राय क्या है, क्यों नहीं बढ़ पा रहे, क्या कारण है, लोग नहीं जुड़ रहे हैं, कोई बताएगा? एनी आइडिया, सजेशंस? किसी के मन में कोई है सजेशन कि और बेहतर कैसे बनाया जाए? नहीं बोल सकते हो आप कुछ, अगर कोई एडवाइस हो, सजेशन हो तो बताएं। अगर उतना चेंज कर सकते होंगे तो करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सभी लोग हैं तो ना? ऐसे वर्षा, विजय, नीरू, सभी लोग हैं? यस सर। ओके ओके, लखेश्वरी, नंदिनी, पूनम, यस सर। अल्ताफ, ओके गुड। मतलब ठीक है, सही पढ़ा रहे हैं ना कि कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट है? बस ऐसे जनरली पूछ रहा था, अगर कोई बताना चाहे तो बता सकता है। मतलब ठीक करा रहे हैं। अब देखो, मजाक हंसी मजाक तो करेंगे ना तो सिलेबस रह जाएगा। वो होता है ना, कई लोग प्रवचन देने लग जाते हैं ना बीच बीच में, तो उस प्रवचन के चक्कर में ना क्लास छूट जाती है, टॉपिक रह जाता है। बाकी प्रवचन की कभी अलग से क्लास रख लेंगे, कहीं दिक्कत होगी तो। ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं ना, मेरी भी नोज बिल्कुल चौक हो चुकी है, तो इतना रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। कब तक पूरा हो जाएगा? मोस्ट प्रोबेबली आप ये मान लीजिए, ज्योग्राफी के अंदर हम लोग जो मेंस का सिलेबस है, मेंस जीएस का, वो लगभग 15 दिन में कंप्लीट कर देंगे, अभी से 15 दिन और, मतलब दिसंबर एंड में कंप्लीट हो जाएगा अपना ज्योग्राफी, ठीक है। फिर ज्योग्राफी के बाद हम लोग पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।